नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्रेट लर्निंग पर। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में कि इन्वेस्टिंग किस तरह से सही से इन्वेस्टिंग की जाती है। तो सही से इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको मार्केट में रिसर्च करना आना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में दो प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं, जैसे कि एक फंडामेंटल एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, और दूसरी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है कि जो हम चार्ट देख के उसकी कैंडल या प्राइस एक्शन, इंडिकेटर बेस, ये सारी मिला के टेक्निकल एनालिसिस कहलाती है। लेकिन फंडामेंटल्स क्या बताते हैं? फंडामेंटल्स बताते हैं कि कंपनी में उसका मार्केट कैप क्या है, उसका रिटर्न क्या है, कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी के पास एसेट कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये सब कुछ देखना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि ये कहाँ से देख सकते हैं और किस तरह हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी क्या वास्तव में भविष्य में, फ्यूचर में हमें रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बने रहिए, आपको बहुत सारे डाउट होंगे, वो सारे इस वीडियो में। तो जैसे कि थंबनेल है कि फंडामेंटल एनालिसिस, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह किया जाता है और हमें इसमें क्या क्या चीज देखनी होती है। किसी कंपनी के स्टॉक का जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीज देखनी पड़ती है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? तो इसका फायदे ये होते हैं कि ऑल ओवर हम कंपनी की डिटेल देखते हैं कि कंपनी किस तरह प्रदर्शन कर रही है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी अर्निंग कितनी कर रही है, कंपनी के पास एसेट कितने हैं और कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, जिससे कि हमारा पैसा सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट हो सके। अगर हम किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें उसकी रिसर्च करना बहुत जरूरी होती है, और उस रिसर्च को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब स्टॉक की एनालिसिस तो दो प्रकार से होती है। नंबर वन ये हो गया कि फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में आपका प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर लगाना, टेक्निकल टूल्स उपयोग करना, ये सारी चीजें होती हैं। मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, और ये सारी चीजें आपकी टेक्निकल एनालिसिस में आ जाती हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आज हम क्या देखना चाह रहे हैं? अगर हमें किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो हमें उसका फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले नंबर देखने वाली चीज हमें जो मिलेगी, मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप क्या होता है? ये कंपनी की वैल्यू दिखाता है, कंपनी कितने बड़ी है या छोटी है। तो अगर मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है, किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है, तो वो कंपनी स्मॉल कैप में आती है। और 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जिस कंपनी का मार्केट कैप होता है वो मिड कैप में आती है। और 20,000 करोड़ से ऊपर जिस कंपनी का मार्केट कैप होता है वो एक लार्ज कंपनी होती है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें रिस्क ज्यादा रहती है, रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कंपनी आगे ग्रोथ करेगी तो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन जो 5,000 स्मॉल कैप कंपनी रहती है, जो 5,000 करोड़ से ऊपर की और 20,000 करोड़ से नीचे की कंपनी रहती है, उसमें थोड़े रिटर्न भी कम हो जाते हैं और रिस्क भी कम हो जाती है।
लेकिन जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी रहती है वो आती है लार्ज कैप में। अब लार्ज कैप में आती है तो उसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है आपका, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है और वो इतनी जल्दी डूबने वाली नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं हो पाता और रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्यों प्रॉफिट क्यों कम हो जाता है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, अब उसके बढ़ने के चांसेस बहुत स्लो हो जाते हैं, स्लो स्लो अपना ग्रोथ करती है। तो आप समझ गए कंपनियां तीन प्रकार की होती हैं, एक स्मॉल कैप में आती हैं, एक लार्ज कैप में आती हैं, एक मिड कैप में आती हैं। तो तीनों प्रकार की कंपनियों में से अगर हमें किसी भी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें अब स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। तो उस सिलेक्ट स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मार्केट कैप आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अब ये आरओई क्या है? आरओई मतलब होता है रिटर्न ऑफ अर्निंग, मतलब कि कंपनी कितना कमा रही है, कितने परसेंट कमा रही है, इससे हम ये देखेंगे। नंबर 3 पी रेशियो देखेंगे। पी रेशियो से हमें क्या मिलेगा कि कंपनी पर मतलब 1 रुपए कमाने के लिए हमसे कितना पैसा ले रही है। जैसे मान के चलिए चलो किसी एक कंपनी का पी रेशियो 10% है, 10 का है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये हो गया, पी रेशियो समझ में आ गया। और अब नंबर 4 ईपीएस, अर्न पर शेयर। इसमें क्या दिखता है कि कंपनी अर्न मतलब पर शेयर हमें कितने पैसे कमा के दे रही है। मान के चलो किसी कंपनी का ईपीएस 20 का है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी हमें एक शेयर पर 20 रुपए कमा के दे रही है। नंबर 5 इंडस्ट्री पी, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका इंडस्ट्री पी 10 है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए उसमें 10 रुपए इन्वेस्ट कर रही है, ये कंपनी का होता है। नंबर 1 हो गया मार्केट कैप, नंबर 2 होगा आरओई, नंबर 3 हो गया पीई रेशियो, नंबर 4 हो गया ईपीएस, नंबर 5 हो गया इंडस्ट्री पी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। नंबर 6 डिविडेंड यील्ड। अब ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी जो सालाना अपना प्रॉफिट कमा रही है उसमें से हमें अपने शेयर होल्डर को, मतलब जिन लोगों ने उसके शेयर खरीद रखे हैं उनको कितना रिटर्न दे रही है, उस प्रॉफिट में से अपना कितना बांट रही है, कितने परसेंटेज बांट रही है। जैसे कोई कंपनी 2% देती है तो वो अपने रिटर्न में से अपने शेयर होल्डर में 2% बांट देती है। नंबर 3 बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी अगर बंद होती है तो जो बुक वैल्यू उस समय होगी उस कंपनी की, वो उस हिसाब से आपको पर शेयर पैसे मिलेगा, जिसमें कंपनी अपनी एक शेयर का प्राइस दिखाती है कि अगर कंपनी किसी कारण बस बंद हो जाती है तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से जो प्राइस है शेयर का वो आपको मिलेगा। नंबर 8 डेब्ट टू इक्विटी। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें कंपनी की लायबिलिटी और इक्विटी के बारे में पता चलता है, कंपनी ने अपनी लायबिलिटी कितनी है और एसेट कितने हैं। अब बैलेंस शीट से हम क्या देखेंगे? तो बैलेंस शीट से हम देखेंगे कि कंपनी का पर ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, रेन्यू भी बढ़ रहा है, घट रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये सारी चीजें हम उससे देखते हैं। नंबर 10 होल्डिंग। होल्डिंग से हम क्या करते हैं कि होल्डिंग से हमें ये पता लगता है कि कंपनी में जो शेयरों में इन्वेस्टिंग कर रखी है, जिन लोगों ने उसके शेयर परचेज कर रखे हैं, वो किन लोगों ने कर रखे हैं। तो अगर उसमें एफआईआई डीआईआई द्वारा ज्यादा परसेंटेज में शेयर खरीद रखे हैं तो वो कंपनी अच्छी होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो कंपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। बाकी किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, अब हम इसको लाइव करेंगे। किसी भी एक स्टॉक को चूज करेंगे और हम उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं।
चलो एसबीआई ले लेते हैं, एसबीआई बैंक ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब ये एसबीआई का प्राइस चल रहा है 826 रुपये। इसका मतलब कल का हाई जो है 834 रुपये है, लो है 819 रुपये। और 52 वीक का अगर इसका देखें तो 834 रुपये हाई है, 543 रुपये इसका लो है एक साल के अंदर। अब करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस आपने देखी होगा कि सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, मार्केट कैप। मार्केट कैप मार्केट कैप इसका कितना है, 7,36,905 करोड़ का। तो अभी हमें इससे क्या क्लियर होगा कि ये कंपनी लार्ज कैप में आती है। चलो ये ठीक हो गया कि लार्ज कैप में आती है। मार्केट कैप से आपने समझ लिया कि अगर कंपनी 20,000 करोड़ से ऊपर की है तो वो लार्ज कैप में आती है। नेक्स्ट आरओई। आरओई इसका कितना है, रिटर्न ऑफ अर्निंग। मतलब कि ये हमें कितना रिटर्न दे रही है, 18.25% का रिटर्न दे रही है। ये भी ठीक है। अगर ये 20% से ऊपर रिटर्न देती है तो वो बहुत अच्छी कंपनी होती है। लगभग ये भी 20% ही दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें हमारे ठीक हो गई। अब ये हमारी चेकलिस्ट इसी तरह बनानी है। पी रेशियो देखते हैं, इसका पी रेशियो कितना है। पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग 11.55। तो इस कंपनी में हमें 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 11 रुपए। ठीक है। अब ईपीएस क्या है इसका, ईपीएस जानते हैं, अर्न पर शेयर। कंपनी एक शेयर पे हमें कितना कमा के दे रही है, तो 71 रुपए दे रही है, ये भी बहुत बढ़िया है इसका। अब नेक्स्ट आ जाता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो से हमें क्या पता लगता है कि कहीं कंपनी का शेयर अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कितना महंगा है, तो ये 2 गुना है। अगर ये 0.5 तक रहता है तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये भी बढ़िया है, 2 से कम है, तो ज्यादा नहीं है। पीवी रेशियो रिटर्न प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब 2 गुना। अभी इसका थोड़ा महंगा है शेयर, इससे ये क्लियर होता है कि शेयर कितना महंगा है। अभी 1 रुपए की चीज हमें 2 रुपए के समथिंग मिल रही है। डिविडेंड एल्ड, डिविडेंड कितना मिल रहा है हमें इस पे, 1.37%। कंपनी सालाना डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट बांट रही है, 1.37%। ये भी ठीक है, डिविडेंड भी दे। अब इंडस्ट्री की क्या है, तो ये 14.60 है। तो कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर रखी है, 14.59 रुपए। और डेब्ट टू इक्विटी, तो इसके पास डेब्ट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है, मतलब नील है। तो ये बढ़िया है, फेस वैल्यू तो हो गई। अब बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू ये शेयर की प्राइस है 423 रुपये। अभी कितना चल रहा है, 834 के लगभग चल रहा है, जो भी है। तो मतलब अगर एसबीआई बैंक कभी भविष्य में बंद हो जाती है, कुछ भी हो जाए, तो आपको पर शेयर, आपने जितने भी शेयर खरीद रखे होंगे 423 रुपए के हिसाब से आपको मिलना ही मिलना है। अब ये तो हमने इसकी चीजें देख ली, तो इसमें ये ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, पी रेशियो भी ठीक, पीवी भी ठीक, क्योंकि ये भी लगभग कम ही है। ये जितना कम होगा पीवी रेशियो उतना अच्छा होता है, तो ज्यादा नहीं है, 1.95 का है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें इसकी चेक कर ली। अब चलते हैं हम इसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को चेक करते हैं इसका। तो रिन्यू कितना कमा रही है, क्वार्टरली में देखते हैं इसका। क्वार्टरली में देखो या अर्ली देख सकते हैं, अर्ली देख लो आप।
रिन्यू कितना कमा रही है कंपनी? 2019 में इसने 3,30,221 का रिन्यू किया। 2020 में बढ़ा इसका 30,000 बढ़ा। 2021 में भी बढ़ते क्रम में है, 385 हो गया। 2022 में 4 हो गया और 2023 में 473। तो इससे हमें क्या, रेवेन्यू से हमें क्या पता लगता है? कंपनी ऑल ओवर हर साल उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो अच्छा होता है। कंपनी का हर साल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, मतलब कि घटते क्रम में नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रॉफिट देखते हैं हम। तो प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट में क्या है। तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ा ही है कंपनी का। 2019 में देखिए आप, 20, 21, 22 और 23, तो ये भी बढ़ते क्रम में है। ये भी ठीक है कि चलो बढ़ते क्रम में प्रॉफिट होना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ना चाहिए, तभी वो कंपनी अच्छी कहलाती है। रेवेन्यू भी हर साल बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी हर साल बढ़ना चाहिए। और नेटवर्थ से क्या देखते हैं हम? नेटवर्थ का मतलब होता है इसकी नेटवर्थ भी बढ़ रही है। कंपनी हर साल अपनी नेटवर्क को बढ़ा रही है, ये भी बढ़ते क्रम में है। हर साल इसका नेटवर्क बढ़ा है। तो इस तरह से हम इसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें क्या पता लगा कि किन किन लोगों ने इस कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब किस लोगों ने परचेज। प्रमोटर बहुत बढ़िया, 57.54%, ये भी ठीक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो हमारी इंडिया की इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने भी इसमें 12% की शेयर होल्डिंग कर रखी है। और म्यूचुअल फंड भी 11.61% का है। और फॉरेन इंस्टीट्यूट का भी 11.09% है फॉरेन इंस्टीट्यूट का। रिटेल 7% है। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, इस अच्छे परसेंटेज में शेयर होल्ड कर रखे हैं। तो इससे क्या संभावना होती है? कंपनी आगे ग्रोथ करेगी और कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब इसकी सिमिलर स्टॉक आ जाते हैं कि इसके सिमिलर स्टॉक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। तो इस तरह से हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूज कंपनी की न्यूज क्या है आती है, जो किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, क्या हो सकता है, जो भी न्यूज आ सकती है, इधर से हम थोड़ी सी न्यूज देख सकते हैं। कंपनी ग्रोथ करने वाली है, क्या है, इवेंट क्या क्या है कंपनी के। बोर्ड मीटिंग 3 फरवरी 2024 को हुई। ये ये हमें इवेंट दिखाते हैं कंपनी के। और यहाँ से ऑप्शन इन फ्यूचर होता है, ये बात की बात है। अभी इसका पुट कॉल रेशियो चल रहा है ऑप्शन फ्यूचर का 0.81%, तो ये कुछ साइडवेज रहता है। तो इतना समझ में आ गया कंपनी का कैसे। आप दोबारा चेक कर लीजिए किस तरह से हम कंपनी का ऑल ओवर स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो ज्यादातर हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हो जाती हैं वो क्या होता है? कंपनी का मार्केट कैप, आरओई, पी रेशियो, ये 20 से कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है। ईपीएस, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहता है। पीवी रेशियो, ये भी जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। और 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2, ढाई, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और डिविडेंड, ये भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। कितना हमको हर साल डिविडेंड देती है कंपनी। और अब इसके बाद में आ जाता है इंडस्ट्री पीई रेशियो, तो ये भी ठीक ही है, 14.59% का है।
डेप्ट ऑफ इक्विटी, ये क्या दिखाते हैं कि कंपनी के पास अपने एसेट के बदले में कितना कर्जा है। ये भी जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, इसका नील है। तो इन सारी चीजों को हमें चेक करना होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था, एक एक चीज को बारीकी से समझा और हम मार्केट में किस तरह से कर सकते हैं। मैंने गिरो ऐप में एनालिसिस कर रहे हैं हम इसकी फंडामेंटल। तो आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट है, जिस भी ब्रोकर के पास है, आप उसमें भी इसी तरह जाके किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस का क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग भी अगर इन्वेस्टिंग करते हैं बगैर किसी जानकारी के, तो वो कम से कम फंडामेंटल एनालिसिस करके ही अपनी इन्वेस्टिंग करें।